हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है फुल सिलेबस। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। पिछले लेक्चर में एलिमिनेशन रिएक्शन के पिछले लेक्चर में हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एलिमिनेशन रिएक्शंस कितने टाइप की होती है। उसमें एक होता है अल्फा एलिमिनेशन जिसको हम 1-1 एलिमिनेशन बोलते हैं, एक होता है बीटा एलिमिनेशन जिसको हम 1-2 एलिमिनेशन बोलते हैं। इसका इंट्रोडक्शन मैंने दिया था पिछले लेक्चर में। और मैंने ये भी बताया था आपको कि जो बीटा एलिमिनेशन होता है उसको हमने फर्दर क्लासीफाई किया है इनटू 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शन और कैन से एलिमिनेशन। नंबर 1 E1 एलिमिनेशन रिएक्शन, नंबर 2 E2 एलिमिनेशन एंड नंबर 3 E1CB एलिमिनेशन। ठीक है, E1 को हम यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं, E2 को हम बाइमोलिकुलर बोलते हैं और E1CB को हम कॉन्जुगेट एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो ये इनका इंट्रोडक्शन हल्का सा मैंने आपको पिछले लेक्चर में दिया था और इस लेक्चर में हम इनके बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं विद द फर्स्ट वन, दैट इज E1 एलिमिनेशन, जिसको हम यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं इसको, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो डिस्कस करेंगे कि हम इसको यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन क्यों बोलते हैं, कौन से सबस्ट्रेट इस रिएक्शन को देते हैं, क्या इसकी कंडीशन होती है, क्या इंटरमीडिएट इसमें बनता है। तो यहाँ पे जो सबसे जरूरी बात है इस रिएक्शन के बारे में वो है जानना कि इस रिएक्शन को करने के लिए हमें कौन से रिएजेंट की जरूरत पड़ती है, हमें किसकी जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहली बात, जब भी हमें E1 एलिमिनेशन करना होता है वी नीड ए वीक बेस। जो E1 एलिमिनेशन होता है हमेशा वीक बेस की प्रेजेंस में होता है। इसमें जो इंटरमीडिएट बनता है इस रिएक्शन का वो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट होता है। इंटरमीडिएट, ठीक है, जैसे कि SN1 रिएक्शन में हमने पढ़ा था। ये जो रिएक्शन होती है 2 स्टेप्स में होती है। ठीक है, पहले स्टेप में कार्बोकैटायन बनता है, ठीक है, दूसरे स्टेप में प्रोटॉन का रिमूवल होता है बेस की प्रेजेंस में। ठीक है, एक एग्जांपल लेके देखते हैं सबसे पहले। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं, मैकेनिज्म साथ साथ बताता हूं मैं आपको। देखो, सपोज करो मेरे पास एक सबस्ट्रेट है, एक्स में यहां पे लिख रहा हूं। एक्स कैन बी एनी हेलोजन हो सकता है या कोई आपका अदर लिविंग ग्रुप भी हो सकता है, जैसे कि एल्कोक्सी ग्रुप हो या कोई टोसाइल ग्रुप हो। और इसकी मैं रिएक्शन करवाता हूं एक वीक बेस की प्रेजेंस में, जो कि वीक बेस का एग्जांपल आपको पता ही होगा, वाटर, इथेनॉल, एसीटेट आयन। ठीक है, ये सब हमारी क्या है, वीक बेस होते हैं। तो लेट्स से मैं यहाँ पे एक वीक बेस ले लेता हूँ अपना वाटर। तो वाटर, लेट्स से इथेनॉल लेते हैं, इथेनॉल ले लेते हैं जो कि एक वीक बेस है। अब मैंने आपको बताया था कि जब एलिमिनेशन रिएक्शन होती है तो मॉलिक्यूल में से 2 एटम या एक फंक्शनल ग्रुप और एक हाइड्रोजन एटम रिलीज होता है, रिमूव होता है, एलिमिनेट होता है। ठीक है, और जो एलिमिनेशन होता है वो कैसे हो सकता है, या तो यहां से प्रोटॉन और एक ग्रुप साथ साथ निकले, या पहले यहां से प्रोटॉन निकल जाए फिर लिविंग ग्रुप निकल जाए, ऐसे हो सकता है। अब वो डिपेंड करेगा हमारे किस पे, बेस पे। अगर हमारा बेस स्ट्रॉन्ग है तो वो पहले प्रोटॉन को ले सकता है आराम से। लेकिन क्या है, जब हम E1 एलिमिनेशन कर रहे हैं तो हमारा जो बेस है वो एक वीक बेस है। और यहां पे जो हमारे बीटा हाइड्रोजन, क्योंकि इसमें बीटा एलिमिनेशन होता है, क्योंकि बीटा एलिमिनेशन है तो ये हमारा अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, इसमें ये 2 3 बीटा कार्बन है, तीनों के तीनों कार्बन बीटा है, तीनों सेम है, तो कहीं से भी प्रोटॉन निकले बात बराबर रहेगी। अब ये जो बीटा कार्बन पे जो ये प्रोटॉन लगा हुआ है ये इतना एसिडिक नहीं है कि जो हमारा इथेनॉल बेस है ये इसको आराम से यहां से एलिमिनेट कर दे। इसकी एसिडिटी इतनी नहीं है। ऑल्दो यहाँ पे इस हैलोजन की वजह से या इस लिविंग ग्रुप की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज है इस कार्बन के ऊपर, लेकिन इस प्लस चार्ज का मैग्नीट्यूड इतना ज़्यादा नहीं है कि वो इस प्रोटॉन को एसिडिक बना दे। तो जिसकी वजह से क्या होता है, इसमें सबसे पहले रिमूवल होता है लिविंग ग्रुप का। यहाँ से सबसे पहले जो हमें रिएक्शन कंडीशंस होती है, उन रिएक्शन कंडीशन में सबसे पहले जो यहाँ पे लिविंग ग्रुप लगा होगा वो निकल के जाएगा। और जब यहाँ से लिविंग ग्रुप निकलेगा तो यहाँ पे बनेगा क्या, ये लिविंग ग्रुप अपना जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है इनको अपने साथ लेके जाएगा एंड यू विल गेट ए कार्बोकैटायन। अब ये जो कार्बोकैटायन बना है
इस कार्बन के पास प्लस चार्ज है, दैट मीन्स कि कार्बन इज सिग्निफिकेंटली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन कहां से खींचेगा? ये नियर बाई कार्बन से खींचेगा। और जब इन कार्बन से प्रोटॉन खींचेगा, इन कार्बन्स को इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी फील होगी, तो ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। तो जिसकी वजह से क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन, लेट्स सपोज करो मैं इस मिथाइल ग्रुप को लेकर चलता हूं, इस वाले पे बात करता हूं, जब यहां से इलेक्ट्रॉन इधर को मूव करेंगे तो यहां से इलेक्ट्रॉन इधर को मूव करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये जो बॉन्ड लेंथ है ये थोड़ी सी बढ़ जाएगी और ये जो प्रोटॉन है हल्का सा एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा जो बेस है, जो वीक बेस है इथेनॉल, वो इसको आराम से यहां से एलिमिनेट कर सकता है। ये इधर जाएगा और ये बॉन्ड हमारा इधर आएगा एंड देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। इसमें एल्कीन बन जाएगी। ठीक है, तो ये होता है हमारा E1 एलिमिनेशन। 2 स्टेप में होते हैं। एक स्टेप ये है जिसमें कार्बोकैटायन बनता है, ये स्टेप थोड़ा स्लो होता है। अब ये स्लो स्टेप है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS के नाम से हम जानते हैं। अब क्योंकि इस रिएक्शन का जो रेट है वो सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है? सबस्ट्रेट पे डिपेंड कर रहा है। इस बेस पे इसका कोई इफेक्ट नहीं है। रिएक्शन के रेट का सिर्फ इस सबस्ट्रेट पे डिपेंड कर रहा है। दैट मीन्स कि सिर्फ एक ही सबस्ट्रेट है, इस पे डिपेंड कर रहा है। इसीलिए हम क्या कहते हैं? इस रिएक्शन को E1 एलिमिनेशन या यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि इसका जो रेट है वो सिर्फ इस सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है, बेस पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, क्लियर है चीज? वेरी गुड। ओके, नाउ जब हम इस रिएक्शन को पढ़ते हैं, ठीक है, ये तो हमने इसके बारे में जान लिया। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होती है, अदर फैक्टर्स भी होंगे जो इसकी स्टेबिलिटी को इन्हांस करेंगे। जो इसकी स्टेबिलिटी को इन्हांस करेंगे, दैट मीन्स कि उस रिएक्शन के रेट को क्या करेंगे? इन्हांस करेंगे। दैट मीन्स कि अल्टीमेटली सबस्ट्रेट का जो स्ट्रक्चर है दैट विल डिसाइड द रेट ऑफ रिएक्शन। कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। ये कार्बोकैटायन जितना स्टेबल होगा, रिएक्शन का रेट उतना ही फास्ट होगा। ये कार्बोकैटायन जितना अनस्टेबल होगा, उतना ही रिएक्शन का रेट स्लो होगा। ऐसे अगर मैं कंपेयर करूं, मेरे पास 3 सबस्ट्रेट है। मान लो कि एक तो मेरे पास ये वाला हो गया, जहां पे मेरा टर्सरी कंपाउंड है, कार्बन क्या टर्सरी है। मेरे पास यहीं पे दूसरा मैं लेके चलता हूं, लेट्स से एक ये मेरे पास सबस्ट्रेट है और एक मेरे पास सबस्ट्रेट ये है। ठीक है, मान लो दिस इज 1, 2 एंड 3। अब अगर मुझे देखना हो कि इन तीनों में किसमें एलिमिनेशन रिएक्शन फास्ट होगी, किसमें स्लो होगी, तो कैसे पता चलेगा? वो मुझे पता चलेगा बाय द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। और वो क्या है यहां पे? वो एक कार्बोकैटायन है। यहां से तो मुझे जो कार्बोकैटायन मिल रहा है एक टर्सरी कार्बोकैटायन है। यहां से जो कार्बोकैटायन मिलेगा वो एक सेकेंडरी कार्बोकैटायन मिलेगा, और यहां से जो कार्बोकैटायन मिलेगा दैट विल बी ए प्राइमरी कार्बोकैटायन। एंड वी नो कि जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है वो टर्सरी कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद सेकेंडरी कार्बोकैटायन, उसके बाद प्राइमरी कार्बोकैटायन। ठीक है, दैट मीन्स कि जो मेरे टर्सरी सबस्ट्रेट होंगे उनमें रिएक्शन का रेट काफी फास्ट होगा एज कंपेयर टू सेकेंडरी, एज कंपेयर टू प्राइमरी। इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स है जो रिएक्शन के रेट को कंट्रोल करते हैं। वो क्या है? लेट मी टेल यू दैट आल्सो। Yeah. Now I have this substrate 1 and another I have this one. And one is this one. अगर मैं तीनों के इंटरमीडिएट बनाता हूं, इसमें क्या बनेगा? यहां पे भी मुझे एक टर्सरी कार्बोकैटायन बनेगा, यहां पे भी एक टर्सरी कार्बोकैटायन बनेगा, और यहां पे भी एक टर्सरी कार्बोकैटायन बनेगा। तीनों के केस में टर्सरी कार्बोकैटायन बन रहा है। अब किसमें एलिमिनेशन फास्ट होगा? इसमें, इसमें, के इसमें?
किससे देखेंगे? हम देखेंगे इसकी स्टेबिलिटी से। हमें पता लगाना है कि कार्बोकैटायन में कौन सा सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन है, कौन सा सबसे कम स्टेबल कार्बोकैटायन है। यहां पे इस कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, नाइट्रो ग्रुप। ठीक है, जब कार्बोकैटायन पे एक नाइट्रो ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होता है, वो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि ये प्लस चार्ज को क्या करता है? इन्हांस करता है। ठीक है, प्लस चार्ज इन्हांस होगा तो उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, जबकि इन दोनों में ऐसा कोई भी ग्रुप नहीं लगा है। दैट मीन्स कि जो नाइट्रो कंपाउंड है, लेट्स से दिस इज 1 2 3, तो इसका जो ये कैटायन है कार्बोकैटायन, इसकी जो स्टेबिलिटी है उन दोनों से कैसी है? कम है। ठीक है, तो मान लो कि जो 1 है उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम है। अब बात करते हैं इसके बारे में और इसके बारे में। यहां पे मिथाइल ग्रुप है, यहां पे मिथॉक्सी ग्रुप है। ठीक है, इस मिथॉक्सी ग्रुप की वजह से क्या होता है? ये मिथॉक्सी ग्रुप इसकी स्टेबिलिटी को कैसे करता है? इन्हांस करता है। कैसे? ऐसे। इस प्लस चार्ज को क्या करता है? ये डीलोकलाइज करता है। अब प्लस चार्ज कहां आएगा? यहां पे आएगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस, इसको क्या बोलते हैं? इस टाइप दिस रेजोनेंस, इस मेजोनेंस की वजह से ये ज़्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पे सिर्फ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है जिसका प्लस आर इफेक्ट काम कर रहा है। दैट मीन्स कि ये जो कार्बोकैटायन है सेकंड वाला, दैट इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू टर्सरी। सो दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ करस्पॉन्डिंग कार्बोकैटायन, और इन केसेस में एलिमिनेशन रिएक्शन का ऑर्डर भी सेम ही होगा। तो और अदर फैक्टर्स भी होते हैं जो हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन को अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हम सिर्फ E1 के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, E2 के बारे में इसमें हम कोई बात नहीं की है। अब हम इसके अदर प्रॉपर्टीज के बारे में अगर बात करें, मैं हमेशा बताता आया हूं कि अगर कहीं पे कार्बोकैटायन बनता है, अगर कोई कार्बोकैटायन कहीं पे बनता है किसी रिएक्शन में, तो वहां पे एक पॉसिबिलिटी है। किस चीज की पॉसिबिलिटी है? जहां कार्बोकैटायन, वहां पे रीअरेंजमेंट। ठीक है, जहां भी कार्बोकैटायन बनता है किसी भी इंटरमीडिएट में, किसी भी रिएक्शन में कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है, तो वहां पे रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होती है। 99% चांसेस है। ठीक है, एंड दैट विल डिपेंड ऑन योर स्ट्रक्चर ऑफ योर सबस्ट्रेट, और सबस्ट्रेट पे डिपेंड करेगा। अब ये कैसे होता है? इसको आप इसकी एडवांटेज भी कह सकते हो, इसकी एक लिमिटेशन भी कह सकते हो। लिमिटेशन कैसे? कि मुझे बनाना कुछ और था, बन कुछ और गया, ये तो उसकी लिमिटेशन हो गई। एडवांटेज कैसे? कि मैं कुछ कंपाउंड बनाना चाह रहा हूं, उसके मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, तो शायद मैं इस रास्ते से उसको बना सकूं, एक सबस्ट्रेट में सिंपल सा यूज करके उससे बड़ी अच्छी एल्कीन बना सकूं। तो इसकी एडवांटेज भी हो सकती है, इसका ड्रॉबैक भी हो सकता है। अब रीअरेंजमेंट होता कैसे है, अब ये देख लेते हैं। इसमें सपोज करो मेरे पास ये कोई सबस्ट्रेट है। ठीक है, अब मुझे इस पे क्या करना है? एलिमिनेशन रिएक्शन करनी है। तो सबसे पहले क्या बनेगा? इसमें कार्बोकैटायन बनेगा। ठीक है, तो कार्बोकैटायन सबसे पहले इसमें बनाते हैं। ये इसमें कार्बोकैटायन बना। कैसा कार्बोकैटायन है? एक सेकेंडरी कार्बोकैटायन। अगर ये कार्बोकैटायन यहां ना बन के यहां पे बन जाए तो कैसा कार्बोकैटायन होगा? ये एक टर्सरी कार्बोकैटायन बन जाएगा। तो क्या होता है जब ऐसी सिचुएशन आती है तो यहां पे एक शिफ्ट होता है, इसको हम बोलते हैं 1-2 शिफ्ट। इसको नंबर 1 बोलते हैं, इसको नंबर 2 बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें 1-2 शिफ्ट होता है। दैट मीन्स कि सेकेंड कार्बन पे इस पे जो ग्रुप्स लगे हुए हैं उनमें से एक ग्रुप माइग्रेट करके यहां से इधर चला जाता है। ठीक है, अब यहां पे हाइड्रोजन लगा हुआ है और मिथाइल लगा हुआ है, दोनों में से कौन सा इस केस में माइग्रेट होगा? अगर मैं यहां से मिथाइल माइग्रेट करता हूं, यहां पे अगर मिथाइल यहां पे माइग्रेट करता है तो जो ये कार्बोकैटायन था वही कार्बोकैटायन हमारा यहां पे बन जाएगा, तो कोई फायदा नहीं है।
लेकिन अगर मेरा हाइड्रोजन यहाँ से शिफ्ट हो जाएगी, हाइड्राइड H- यहाँ से शिफ्ट होगा, अगर मेरा H- यहाँ से शिफ्ट होके इस कार्बन पे चला जाए तो मुझे जो कार्बोकैटायन मिलेगा दैट विल बी टर्सरी कार्बोकैटायन। ठीक है, तो इसको हम 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहां से H- शिफ्ट हो रहा है। अगर यहां से CH3 शिफ्ट होता तो हम इसको 1,2 मिथाइल शिफ्ट बोलते। तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो कार्बोकैटायन बनेगा ये कार्बोकैटायन बनेगा। ठीक है, और इसके बाद क्या होगा, एलिमिनेशन होगा। कहां से, बीटा हाइड्रोजन से। ठीक है, एक बीटा हाइड्रोजन ये है, एक बीटा हाइड्रोजन ये है, एक बीटा कार्बन ये है, एक बीटा कार्बन ये है, एक बीटा कार्बन ये है। अब कहां से एलिमिनेशन होगा, दैट इज द सेकंड पॉइंट। तो यहां से जो एलिमिनेशन होगा, ठीक है, वो यहां से एलिमिनेशन होगा एंड यू विल गेट दिस एल्कीन एज ए मेजर प्रोडक्ट। अब सेकंड क्वेश्चन दिमाग में आता है, सर यहां से क्यों नहीं होगा, यहां से ऊपर होने में क्या प्रॉब्लम है, यहां से भी होगा, लेकिन यहां से जो एल्कीन बनेगी दैट विल बी योर माइनर प्रोडक्ट। और ऐसा क्यों होगा, इसका रीजन भी मैं आपको अभी बताऊंगा। अगर यहां से एलिमिनेशन होगा इस कार्बन से, देन यू विल गेट दिस एल्कीन। ये एल्कीन बनेगी। अगर आप इस एल्कीन को और उस एल्कीन को कंपेयर करें तो दोनों में ज्यादा स्टेबल एल्कीन कौन सी है, ये वाली, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। ठीक है, यहां पे हाइपर कॉन्जुगेट देखो आप इसके कितने बनेंगे, 3, 3, 6, 3, 9 हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर पॉसिबल है फॉर दिस एल्कीन। और इसके लिए कितनी पॉसिबल है, 3 और 2 5, सिर्फ 5 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। यहां पे सिर्फ क्या 5 हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर पॉसिबल है इसके केस में। हमें पता है जितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर उतना स्टेबल हमारी एल्कीन। ठीक है, तो इसीलिए ये हमारा मेजर प्रोडक्ट, ये हमारा माइनर प्रोडक्ट। अच्छा, एक और जरूरी बात यहां पे जो है, अगर मेरे पास एक से ज्यादा बीटा हाइड्रोजन है, दैट मीन्स कि मेरे पास ऐसी पॉसिबिलिटी है कि मैं एक से ज्यादा बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट करके एल्कीन बना सकता हूं, तो वहां पे सेर्जेफ ने क्या कहा है, सेर्जेफ ने बोला है कि उस केस में मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन क्या होगी, वो मेजर प्रोडक्ट होगी। एज पर द सेर्जेफ रूल दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट। तो जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होती है हम उसको सेर्जेफ एल्कीन भी बोलते हैं, उसको हम सेर्जेफ प्रोडक्ट भी बोलते हैं। और ये जो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होती है इसको हम बोलते हैं हॉफमैन एल्कीन और हॉफमैन प्रोडक्ट। ठीक है, हॉफमैन और सेर्जेफ ने अपने अलग अलग रूल दिए हुए जो डिसाइड करते हैं कि कौन सी एल्कीन मेजर होगी, कौन सी माइनर होगी। दैट डिपेंड्स ऑन फ्यू कंडीशंस। मोस्टली जो एल्कीन्स होती है वो बनती है एज पर द सेर्जेफ रूल, इसको रूल को फॉलो करती है, बट इन फ्यू कंडीशंस हॉफमैन प्रोडक्ट बनता है एंड दैट वी विल डिस्कस लेटर। उसको भी हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, डिस्कस करेंगे डिटेल में। ओके, तो ये इसका रिअरेंजमेंट इसमें स्टेप से रिअरेंजमेंट इसमें हो सकता है। हाइड्रोजन का शिफ्ट होगा, मिथाइल का शिफ्ट होगा, किसका शिफ्ट होगा, दैट विल डिपेंड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ योर सबस्ट्रेट। ठीक है, ओके। नाउ इसमें एक दो पॉइंट और है जो इस रिएक्शन के रेट को क्या करता है, इफेक्ट करता है। क्या है, आपको पता लग गया क्या, सबस्ट्रेट के हिसाब से स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, वो उसको क्या करेंगे, इनहांस करेंगे। बेस, क्या बेस का यहां पे कोई रोल है, बेस का कोई रोल है इसमें, नहीं है, इसमें बेस का कोई भी रोल नहीं है, क्योंकि इसका जो रिएक्शन का जो रेट है वो बेस के इंडिपेंडेंट है, बेस का कोई रोल नहीं है। ठीक है, सो बेस का अगर हम इफेक्ट देखें, सो बेस हैज नो इफेक्ट ऑन रिएक्शन रेट। ठीक है, बट लीविंग ग्रुप का इफेक्ट पड़ता है। कैसे, जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा उतना ही फास्ट आपका A1 एलिमिनेशन होगा। ठीक है, बेटर लिविंग ग्रुप
फास्ट एलिमिनेशन, इवन एलिमिनेशन। भाई जितना जल्दी लिविंग ग्रुप निकल के जाएगा उतना जल्दी कार्बोकैटायन बनेगा, जितना जल्दी कार्बोकैटायन बनेगा उतनी फास्ट आपकी रिएक्शन होगी। एंड देन टू कंडीशन अप्लाई, सबस्ट्रेट की स्ट्रक्चर भी आपको देखनी पड़ेगी। आप ये मत बोल देना कि सर एक ये मेरे पास है और एक ये मेरे पास है, कि सर जो I माइनस होता है अच्छा लिविंग ग्रुप है Cl माइनस से, तो यहां पे फास्ट एलिमिनेशन होगा ना। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी भी आपको देखनी पड़ेगी। ये कब एप्लीकेबल होता है? अगर आपकी सबस्ट्रेट की जो स्ट्रक्चर है वो एक जैसी है। ये तो प्राइमरी कार्बोकैटायन बनेगा, यहां पे सेकेंडरी बनेगा, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, तो जल्दी बनेगा। ये तब एप्लीकेबल होगा जब आपके पास ऐसा केस है, दोनों सबस्ट्रेट आपके एक जैसे, दोनों के जो इंटरमीडिएट बनेंगे एक जैसे बनेंगे, तो उस केस में रिएक्शन का जो रेट है वो कहां पे डिपेंड करेगा? वो लिविंग ग्रुप पे डिपेंड करेगा। जितना अच्छा लिविंग ग्रुप उतनी फास्ट आपका एलिमिनेशन। तो यहां पे ये होगा। तो इस चीज का भी आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। एंड देयर इज वन मोर पॉइंट अबाउट दिस एलिमिनेशन रिएक्शन, दैट कि अगर आपका सोलेंट पोलर है तो पोलर सोलवेंट क्या करते हैं? इवन एलिमिनेशन के रिएक्शन के रेट को एनहांस करते हैं। ठीक है, तो ये छोटी सी एक स्टोरी थी एलिमिनेशन रिएक्शन की, इवन एलिमिनेशन की। आई होप कि आपने इसको एंजॉय किया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।